नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री अलवर से। मैं आपको संस्कृत के बारे में बता रहा हूँ, संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। हमने पिछले वीडियो में रीट के बारे में देखा था कि रीट में जो संस्कृत भाषा होती है वो किस प्रकार से हम उसको देखें। तो संस्कृत भाषा में ज़्यादातर व्याकरण ही आती है, और व्याकरण ही हमें पढ़ना होता है। तो मैंने आपको पिछले 18 वीडियो बता दिए हैं, 18 भाग हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद में अब 19वां भाग हम पढ़ेंगे। तो उसमें मैं अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको धातु रूपों के बारे में बताया। तो अभी हम धातु रूपों के बारे में और आगे चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कुल लगभग 2000 की लगभग धातुएं होती हैं। उन धातुओं में से अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ धातुएं मैंने आपको बताई थी कि जो कंपलसरी हैं, याद करने के लिए अनिवार्य है, और ये हमें हर कंपटीशन में कोई सी भी प्रतियोगिता हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, बैचलर की हो, या नेक्स्ट ग्रेड की हो, या पीएचडी की हो, या फिर रीट की हो, या सेकंड ग्रेड की हो, या फर्स्ट ग्रेड की हो, उन सभी में इन धातुओं का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इन धातुओं का प्रयोग अगर हम करते हैं तो हमें बाकी की धातुओं के रूप भी अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। इनमें भी मैंने आपको बताया था कि ये 5 जो शुरू की धातुएं हैं, इनमें भी ये 2 धातुएं तो बहुत ही अनिवार्य हैं। क्यों? क्योंकि ये तो परस्मैपदी है और ये आत्मनेपदी है। ये आत्मनेपदी और परस्मैपदी हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इनके रूप भिन्न भिन्न प्रकार से चलते हैं, थोड़ा सा चेंज है, इनसे पट से अलग है, तो इनको भी हमें तैयार करना है। और इनको जैसे क्री और दा जो धातु है वो परस्मै पद में भी है और अपने पद में भी है। लेकिन दोस्तों अगर हम इनको केवल परस्मै पद में ही अभी याद करें तो काफी रहेगा, आत्मनेय पद में याद करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनेय पद में इनका रूप बहुत ही ना के बराबर आता है। ज्यादातर इनका रूप परस्मै पद में ही प्रयोग में दिया जाता है। इसलिए दोस्तों इनके रूप हम परस्मै पद में ही याद करेंगे, आत्मनेय पद में याद नहीं करेंगे। दूसरी बात आगे देखें तो अस के रूप केवल परस्मै पद में ही चलते हैं और इसका रूप हमें याद करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। क्योंकि ये हमारे दैनिक जो प्रयोग में हम अनुवाद बनाते हैं तो अनुवाद बनाते समय इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए अस धातु का प्रयोग भी हमें याद होना चाहिए 5 प्रकारों में। हन धातु मैंने आपको दोस्तों इसलिए बताई कि हन धातु प्रतियोगिता के हिसाब से, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छी है और आती रहती है। इसलिए आपको ये धातु अच्छी तरह से याद करनी है। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं। इसी में मैं आपको कुछ धातुओं के रूप बता देता हूँ। धातुएं लगभग 2000 करीब है। सारी धातुएं हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे जो प्रयोग में आती हैं वो ज़्यादातर 40 से 50 धातुएं ऐसी होती हैं जिनका अगर हम प्रयोग सीख जाएं तो उसके बाद में हम अनुवाद करना आराम से सीख सकते हैं। और लगभग सारे कंपटीशन, जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं, उनको कवर कर सकते हैं। 40-50 ऐसी धातुएं, उनकी नॉलेज होना, उनकी जानकारी होना आवश्यक है। तो उसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा देखो बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि पट धातु है। पट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पढ़ना। और इसके रूप जो बनते हैं वो पठती, पठन, पठन्ति, इस प्रकार से बनते हैं। दोस्तों गम धातु है। गम धातु को गच्छादेश हो जाता है और इसका अर्थ होता है जाना, और उसका रूप बनता है गच्छति। गम धातु है और इसका रूप क्या बनता है? गच्छति। ऐसे ही दोस्तों देखो पा धातु है और पा को पिब आदेश हो जाता है और पिब आदेश हो जाता है और इसका अर्थ होता है पीना, और इसका रूप बनता है पिबती, पिबत, पिबंती। दोस्तों ये जो आदेश हुआ है दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगा कि गम को गच्छादेश, पा को पिब आदेश, और भी कुछ धातु हैं जिनको आदेश हो जाता है। इसमें आदेश करने के लिए एक सूत्र आता है, पाघ्रा धमा स्थामना दाण यक्ष, ऐसे करके 2 लाइन का सूत्र है। और वो कुछ धातुओं को इस प्रकार से आदेश कर देता है। तो वो आदेश करता है तो ये 3 लकारों में होता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा कि अभी 5 लकारों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 5 लकारों में 4 लकार ऐसे हैं, जैसे लट, लोट, लंग और विधिलिंग। ये 4 लकार ऐसे हैं जो कि अपने काम के भी हैं
और इनमें धातु को आदेश हो जाता है। धातु का आदेश हो जाता है यानी कि दोस्तों धातु इसमें चेंज हो जाती है। लेकिन जो लृट लकार है, लृट लकार में मूल धातु का प्रयोग होता है। लृट में मूल धातु का प्रयोग होता है। इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है और मैं आगे इसके बारे में आपको जब लकार पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ थोड़ी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये बीच में बता दिया है कि ये जो गम को गच्छादेश है, पाकोपिक आदेश है, ये लट, लोट, लंग और वितरिंग लकार में होता है, लृट लकार में नहीं होता है। लृट लकार में मूल धातु का ही प्रयोग होता है। ऐसे ही स्था धातु है और स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है और तिष्ठ आदेश होता है स्था का, जैसे होता है ठहरना, ठहरना। लेकिन हम इसको बैठने के अर्थ में भी ले लेते हैं क्योंकि बैठने के लिए जो धातु आती है उसको थोड़ी सी टफ होती है, उसके रूप आत्मने पद में चलते हैं, इसलिए हम लोग स्था धातु का ठहरना होता है, मूल अर्थ होता है ठहरना, लेकिन हम बैठने के अर्थ में भी इसको प्रयोग में ले लेते हैं। इसका जब रूप मिलाते हैं तो इसका रूप बनता है तिष्ठति, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। पठ के समान ही रूप चलेंगे। और देखो दोस्तों दृश्य धातु है और दृश्य को पश्चादेश हो जाता है। दृश्य धातु है और दृश्य को पश्चादेश होकर के, और इसका अर्थ होता है देखना, और इसके जब रूप चलाएंगे तो इसका रूप बनता है पश्यति, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यामि, पश्चात्, पश्यामि। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। और दोस्तों मैं अभी और भी आपको छोटी छोटी बात बताता हूँ, कुछ धातुओं के बारे में बताता हूँ। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको बताई है। लगभग 2000 धातुएं होती हैं, लेकिन सारी धातुएं अपने को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ धातुएं आपको याद करनी है वो मैंने आपको बता दी थी अभी, 5-6 धातु। उसके अलावा जो आपको मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, जैसे देखो दोस्तों चल धातु है, चल के रूप पट के समान ही चलते हैं। चल का अर्थ होता है चलना, और इसके रूप चलती, चलत, चलंती, इस प्रकार से पट धातु के समान ही बनते हैं। ऐसे ही दोस्तों चर धातु है, चर का अर्थ भी चलना या जाना अर्थ होता है, और इसके रूप भी बनते हैं चरती, चरत, चरंती, चरती। चर धातु का अर्थ चरना नहीं होता है, गाय भैंस जैसे चलती हैं तो चलना नहीं होता है, इस चर धातु का अर्थ भी चलना होता है। ऐसे ही देखो सेव धातु मैंने अभी आपको बताई, सेव का अर्थ होता है सेवा करना, सेवा करना, और इस धातु के रूप आत्मने पद में चलते हैं सेवते, सेविते, सेवन्ते। इसके अलावा और भी बताता हूँ देखो आपको। अस धातु है, अस का अर्थ होता है होना, और इसके रूप थोड़े से अटपटे चलते हैं, अस्थि बनता है, अस्थि, स्था, संति। इसके बाद में मैं आपको आगे बता रहा हूँ क्री धातु बाद में। पहले अस के समान ही है भू है, और भू का अर्थ क्या होता है होना, और इसके रूप बनते हैं भवती, भवत, भवंती। ऐसे ही दोस्तों क्री धातु है, क्री का अर्थ क्या होता है करना, और इसका रूप बनता है करोति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। और देखो दोस्तों ऐसे ही नी धातु है, और नी को न बन जाता है इसका, और न बन करके इसका अर्थ होता है ले जाना, ले जाना, और इसका रूप बनता है नैति, नैत, नैन्ति। ऐसे दोस्तों आ उपसर्ग लगा देंगे नी धातु के तो आनय ऐसे बन जाएगा, और ऐसे बन करके इसका अर्थ हो जाएगा, यहाँ ले जाना था और इसका अर्थ हो जाएगा लाना। दोस्तों इसका अर्थ रहता है लाना। लाने के लिए नैति जो हमने रूप बनाया था दोस्तों, उसमें हम आ उपसर्ग आगे लगा देंगे तो आनैति बनेगा। आनैति का मतलब हो जाएगा लाना। और दोस्तों अभी थोड़ा सा और बताता हूँ, देखो करते हैं। हम लोग धीरे धीरे पट धातु को याद करने के बाद इनके रूप याद कर सकते हैं। जो चेंजेस है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हन धातु है, हन का अर्थ होता है मारना, और
इसका रूप थोड़ा सा अलग चलता है, लेकिन इसका रूप इम्पोर्टेंट है, हमें याद करना पड़ेगा। इसका रूप अटपटा बनता है, हंति हतः घ्नन्ति। हंति जो रूप बनता है वेरी इंपॉर्टेंट रूप है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। ज़्यादातर छात्र परीक्षाओं में हंति को प्रथम पुरुष का बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन समझ लेते हैं, लेकिन ये प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप ही है। इसलिए यहाँ पर ये गलती कर जाते हैं। गलती करने की वजह से ही इसमें क्या होता है कि गलती हो जाती है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखें कि हंति जो है वो दिखाई कैसे देता है, जैसे लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप हो, लेकिन है ये एक वचन का रूप। और देखते हैं हम दोस्तों, जैसे खाद धातु है और खाद का अर्थ क्या होता है, खाना। इसका रूप बनता है खाद्य खाद्य खादंती। भक्ष धातु है दोस्तों, भक्ष का अर्थ क्या होता है, भक्षण करना। देखो भक्षण में और खाने में दोनों में अंतर होता है। हम लोग खाते हैं और ज़्यादातर जो पक्षी हैं और ज़्यादातर जीव जंतु जो हैं, जो जंगली जानवर है जैसे गाय है, भैंस है, और तुम्हारे पक्षी हैं, और जैसे मेंढक वगैरह है, सांप वगैरह है, ये सब क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। तो उनके लिए तो हम भक्ष धातु का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के लिए हम खाने के लिए खाद धातु का प्रयोग करते हैं। खाने के लिए और भी धातु आती है, लेकिन हमें ज़्यादा इतना अंदर जाना नहीं है। अभी आप थोड़ा बेसिकली समझ रहे हैं तो उसके हिसाब से देखो, भक्षति रूप बनता है, भक्षति भक्षतः भक्षन्ति। और देखो दोस्तों, आगे चलते हैं हम। तो देखो श्रु धातु है, और श्रु का अर्थ दोस्तों सुनना अर्थ होता है। इस श्रु धातु है, श्रु का अर्थ होता है भक्षति भक्षयति भक्षयति होगा दोस्तों। इसमें थोड़ा सा करते हैं भक्षयति। इसको मैं और एक बार चेक कर लूँगा और फिर इसके बाद में आपको बताऊँगा। अगर इसमें गलती होगी तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। श्रु धातु है, श्रु धातु है, श्रु का अर्थ होता है सुनना, और इसका रूप बनता है श्रोति। श्रोति श्रोतः श्रृण्वन्ति, इस प्रकार से रूप चलते हैं। ये थोड़ा सा अटपटा बनता है इसका रूप। ऐसे ही देखो और देखते हैं हम लोग, धाव धातु है, और धाव का अर्थ क्या होता है, दौड़ना। तो इसके रूप बनते हैं पट के समान ही बनेंगे। तो पठती पठन पठंती धावती धावता धावंती। रक्ष धातु है, रक्ष का अर्थ क्या होता है, रक्षा करना, और इसका रूप बनता है रक्षति रक्षतः रक्षन्ति। और भी बहुत सारी धातु है दोस्तों, जैसे हंस धातु है, और हंस का अर्थ क्या होता है, हंसना। हिंदी में देखो चंद्रबिंदु आता है हंसने में, और संस्कृत में क्या बनता है, हस्ति हसत हसंती। इस प्रकार से अभी देखो और भी जैसे रुद्ध धातु है, रुद्ध का अर्थ होता है रोना, लेकिन इसके थोड़े अटपटे रूप चलते हैं, रो दीति, इस प्रकार से बनता है। इसके थोड़े से अलग रूप चलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये हम लोगों ने धातु रूप के बारे में देखा। अब हम आगे चलते हैं, ये धातु रूपों के बारे में देखा। इन धातुओं में आपको एक पुस्तक आती है रचनानुवाद कौमुदी, अगर आप लाना चाहते हो तो एक पुस्तक है संस्कृत व्याकरण की। संस्कृत व्याकरण के लिए एक ऑथराइज्ड बुक है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के लिए एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है दोस्तों रचनानुवाद कौमुदी। रचनानुवाद कौमुदी। देखो बुक हमेशा बनारस की पढ़नी चाहिए। इसके जो राइटर हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, और ये वाराणसी प्रकाशन, वाराणसी प्रकाशन। ये लगभग 90 रुपए के आसपास मिलती है। ये 90 रुपए के आसपास मिलती है दोस्तों। अगर आप लाना चाहो तो ये पुस्तक आप ला सकते हो। लोकल बुक कभी भी मत पढ़ें, नहीं पढ़ें, क्योंकि
लोकल जो पुस्तक आप पढ़ोगे उसमें हलंत विसर्ग की जो गलतियाँ होती हैं उसकी वजह से आपके रूप गलत हो सकते हैं। इसमें आपको शब्द रूप भी मिलेंगे, धातु रूप भी मिलेंगे और कारक के नियम भी मिलेंगे। कारक के लगभग इसमें 200 नियम हैं और अच्छी तरह से इसमें बताया हुआ है, समझाया हुआ है। लास्ट में इसमें छंद भी दिए हुए हैं और इसमें संधि मिलेंगी, आपको प्रत्यय मिलेंगे, संक्षिप्त धातु कोश मिलेगा, धातुओं के 10 लकारों के रूप मिलेंगे। तो दोस्तों 10 लकारों के रूप मिलते हैं, अपने को 5 लकार चाहिए। तो ये ऑथराइज्ड बुक है और अच्छी बुक है और अच्छी बुक होने की वजह से ये सही रहती है। और अगर हम छोटी क्लासों की जो किताबें होती हैं उनसे अगर रूप याद करेंगे तो उनमें भी बहुत गलतियाँ होती हैं। जो गवर्नमेंट की जो बुक आती हैं उनमें भी संस्कृत में बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं और अशुद्धियाँ होने की वजह से हम कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। अगर हमारा एक प्रश्न भी अगर गलत होता है तो वो भी काफ़ी मतलब नेगेटिव में हमें ले जाता है और काफ़ी बच्चों से हम पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको धातु रूपों के बारे में बताया और हम अगले वीडियो में आगे आपको बताएंगे। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर गलती हो या कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और हमें आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।